हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं ब्लड कार्पल्स के टॉपिक को। और परिसंचरण तंत्र का जो हमारा सीरीज चल रहा था, इसमें आज हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं ब्लड कार्पल्स को, और जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से वो सभी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसको हिंदी में रुधिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़े हुए कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आज ब्लड कार्पल्स की। तो यहाँ पर देखिए, ये आज हमारा यहाँ पर परिसंचरण तंत्र का टॉपिक चल रहा था, और जिससे पहले मैंने आपको ब्लड और प्लाज्मा के बारे में बता दिया था। ब्लड कार्पल्स जो होती हैं वो रुधिर का ही एक भाग होती हैं। जब हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 55% जो ब्लड का भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। 55% जो ब्लड का भाग होता है वो कितना होता है, प्लाज्मा का होता है। जबकि जो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, या हम कह सकते हैं इनको ब्लड कार्पल्स, ये रुधिर के 45% भाग में होती हैं। जो 45% भाग होता है वो किसका बना होता है, ब्लड कार्पल्स का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये ब्लड का। और एकदम ये समझ लीजिए कि अगर ब्लड कार्पल्स नहीं होंगे तो शरीर की आधी क्रियाएं होना बंद हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ये रुधिर में संरचनात्मक दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती हैं ब्लड में। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स के रूप में होती हैं। आरबीसी की अगर हम बात करें तो देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसको पूरे तरीके से हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स या एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। दूसरा डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं ये, और इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। फिर इसके बाद हमारी होती है प्लेटलेट्स, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, और ये इनके जो नाम हैं, दूसरे वाले जो मैंने आपको नाम बताया, थ्रोम्बोसाइट हो गया या ल्यूकोसाइट हो गया या हमारा एरिथ्रोसाइट्स हो गया, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा कि आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स को किस नाम से जानते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी आरबीसी के बारे में। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इनका जो आकार होता है वो चपटा होता है, गोल होता है। और जैसे ये समझ लीजिए कि टैबलेट्स जो होती हैं, ठीक है, दवाई के रूप में जो टैबलेट्स लेते हैं गोल वाली, या आपने देखा होगा हाजमोला करके एक कैंडी आती है, तो हाजमोला कैंडी के जैसे होती है, और बीच में इसका जो कुछ भाग होता है वो दबा हुआ होता है। कुछ इस प्रकार से मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे गोल होती है और बीच वाला जो भाग होता है वो कुछ दबा हुआ होता है, अंदर की तरफ इसका ये भाग कुछ ऐसा दबा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, ये ब्लड कार्पल्स का साइज होता है, और रेड कलर की होती हैं, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं उभयअवतल। ये तरल व चिपचिपी होती हैं और ब्लड के साथ ही क्या करती हैं, पूरे शरीर में फ्लो करती रहती है। इनका औसत जीवन काल 120 दिन होता है। साथ ही साथ प्रतिदिन लगभग 30 लाख आरबीसी मर जाती हैं। एक दिन में लगभग 30 लाख आरबीसी मर जाती हैं, और प्रतिदिन 1,20,000 मतलब 120 लाख नई आरबीसीज का जन्म हो जाता है। और इनका जो जन्म होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को दोस्तों अंग्रेजी में बोन मैरो के नाम से जानते हैं, ठीक है। हड्डियों के अंदर का पार्ट होता है, और यहाँ पर आरबीसी का क्या होता है, जन्म होता है बोन मैरो। अस्थि मज्जा में आरबीसी का जन्म होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। 50 से 55 लाख 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर में पाई जाने वाली ये इनकी संख्या होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो 50 से 55 लाख एक घन मिलीमीटर मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये पाई जाती है। मतलब पूरे शरीर का अगर हम बात करें तो ये करोड़ों में से ऊपर निकल जाती हैं। तो 50 से 55 लाख क्या होती हैं, 1 मिलीमीटर के क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। इसकी कोशिका द्रव में लाल रंग होता है, ठीक है। और इसको लाल रंग का क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ होता है जो आयरन यौगिक का होता है। आयरन यौगिक, अब ये आयरन यौगिक में देखिए क्या होता है, आयरन प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, ग्लोबिन होता है। जबकि आयरन यौगिक का नाम होता है हिमेटिन। तो इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो ये बनता है आपका हीमोग्लोबिन, जिसको हम आयरन फेरस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में कि कोशिका जो द्रव्य होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन यौगिक है जो कि ग्लोबिन और हिमेटिन नामक 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। हीमोग्लोबिन नाम का इसमें प्रोटीन होता है, जबकि हिमेटिन नाम का इसमें यौगिक होता है, और आयरन फेरस इसका दूसरा नाम हो जाता है। आगे हम बात करें तो देखिए, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के सहयोग करने की क्षमता होती है, जिससे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है।
अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये निर्माण करके क्या करता है, शरीर में कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर जाकर ये विघटित हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर के उन हिस्सों में भी ऑक्सीजन क्या होती है, ये आपूर्ति करने का काम करता है। मतलब कि जिन हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन उन हिस्सों में पहुंचता है और वहां पर जाके ये विघटित हो जाता है, और जितनी भी ऑक्सीजन ये क्या करता है, अपने साथ लेके जाता है, वो सब वहीं पर उन्हीं हिस्सों में क्या कर देता है, छोड़ देता है। हीमोग्लोबिन को इसी कारण से ऑक्सीजन का वाहक नाम दिया गया कि ऑक्सीजन के वाहक में कौन सहायता करता है, तो हीमोग्लोबिन। ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन वाहक किसको कहा गया है, हीमोग्लोबिन को कहा गया है। बात करें, देखिए स्तनधारियों की जो आरबीसीज होती हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नॉर्मली स्तनधारी, यानी कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की भी आरबीसीज है, उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ऊंट और लामा, ये दो ऐसे जीव हैं जिनमें आरबीसीज में केंद्रक होता है, तो अपवाद स्वरूप हम इसको याद रख सकते हैं, ऊंट और लामा ऐसे दो जीव जिनमें केंद्रक पाया जाता है। आयरन और प्रोटीन, आयरन, प्रोटीन, या हम कहते हैं विटामिन, विटामिन में आपका विशेषकर B6 और B12। तो कमेंट करके आप मुझे B6 और B12 का नाम बताइएगा। अगर आप मेरे विटामिन वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको बायोलॉजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और वहाँ पर जाके आप मेरे विटामिन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, या विटामिन हो गया, या बात करें फॉलिक एसिड, ये सभी लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं में क्या क्या होता है, आयरन, प्रोटीन, विटामिन या फॉलिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में होते हैं और इनके निर्माण में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आगे हम बात करें तो देखिए WBC की, बहुत ही इंपॉर्टेंट WBC, ठीक है, वाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है इनको, श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कह सकते हैं हिंदी में। ये अनियमित आकार की होती है, इनका मतलब कोई आकार फिक्स नहीं होता, वह केंद्रक युक्त होती हैं। इनकी संख्या आरबीसीज की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होती है। यह शरीर के संक्रमणों को से बचाती है, मतलब शरीर को क्या करती है, संक्रमणों से बचाती है। किसी भी प्रकार का वायरल हो जाए तो यह आपको आरबीसीज ही प्रोटेक्ट करती है। आगे बात करें तो देखिए WBC प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज होती हैं इन सब का निर्माण करने का काम करती है, WBC काम करती है। WBC इस रुधिर स्कंदन में सहायक होती है, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है इसमें भी WBC का बहुत अहम योगदान होता है। WBC अस्थि मज्जा में स्तंभ कोशिकाओं का निर्माण करती है। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसी कारण से ये श्वेत दिखाई देती है। WBC का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। जबकि लाल रुधिर कणिकाओं की मैंने बात करी थी, तो लाल रुधिर कणिकाओं का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो देखिए वहाँ पर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था, जिसके कारण उनको जिनके कारण उनका रंग लाल हो जा रहा था और उन्हें नाम दिया गया लाल रुधिर कणिकाएं। जबकि WBC में हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो इनका रंग कैसा हो गया, श्वेत हो गया। अब इनका रंग श्वेत हो गया तो जिसके कारण क्या हो रहा है, इनका रंग श्वेत है, तो इनको नाम दे दिया गया WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। WBC की संख्या जो होती है वो 5 से 9,000 प्रति घन मिलीमीटर में होती है। रोगजनक के समय इनकी संख्या अचानक से बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि मतलब कि मत पूछिए, मतलब जितनी होगी 2 गुना, 10 गुना, 4 गुना, मतलब बढ़ जाती है। जब भी क्या होता है शरीर में किसी भी प्रकार का रोग जो होता है उत्पन्न होता है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा WBC की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इनका औसत जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है। WBC का औसत जीवन काल कितना होता है, 10 से 13 दिन का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जीव द्रव्य की उपस्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक हम बोलते हैं, देखिए जीव द्रव्य, अगर मैं बात करूं तो देखिए जीव द्रव्य क्या, जो हम बात करें जीव द्रव्य, देखिए रेड ब्लड कार्पल्स में भी था और WBC में भी है, दोनों में जीव द्रव्य है। बशर्ते अगर आपसे पूछता है केंद्रक किस में नहीं होता है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि WBC में केंद्रक पाया जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर जीव द्रव्य की उपस्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग है देखिए ग्रेनुलोकोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स, अटपटा हो गया थोड़ा सा, नाम निकल नहीं रहा था, ग्रेनुलोसाइट्स। जबकि दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, तो ये 2 नाम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स की। तो ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, ये कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं कणिका में होते हैं, मतलब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। शरीर में संवेदनशीलता व प्रतिरक्षण का कार्य करती है। जो भी प्रतिरक्षण है, एंटीबॉडी है या संवेदनशीलता, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर क्या करती है, काम करने का काम करती है। जीवाणु व अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट भी करती है। तो देखिए
कोई भी अगर बाहरी पदार्थ शरीर के अंदर पहुंचता है और वो अगर शरीर के लिए हानिकारक होता है तो ये उसको नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो देखिए शरीर में संवेदनशीलता उत्पन्न करती है, यानी कि शरीर को तुरंत क्या कर देती है, एक तरीके से आग्रह कर देती है कि आपके शरीर में क्या हो गया है, कोई बाहरी चीज प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, और अगर वो क्या है शरीर के लिए हानिकारक है तो ये उसको तुरंत मारने का काम करती है। ठीक है, तुरंत मार देगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये चीज हम समझ रहे हैं कि कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं और ये संवेदनशीलता प्लस प्रतिरक्षण का काम करती है। जबकि अगर हम बात करते हैं एग्रोनोलोसाइट्स की, तो ये देखिए कणिका रहित होती हैं। ठीक है, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं और ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है लिम्फोसाइट्स और एक होती है मोनोसाइट्स। देखिए लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो देखिए लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, लिम्फोसाइट्स एक एंटीबॉडी का काम करती है। एंटीबॉडी मतलब जो ये समझ लीजिए रोग से निपटने का काम कर रही है, जो लसिका गांठों के द्वारा प्लीहा और थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा में बनती है। तो इनके जो बनने का स्थान है वो एक नहीं है, लसिका गांठों में भी बन सकती है ये, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में भी बनती है, थाइमस ग्रंथि या अस्थि मज्जा। तो चार जगह किसका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण चार जगह हो रहा है, एक लसिका, प्लीहा, थाइमस और अस्थि मज्जा में। जबकि अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की, तो देखिए मोनोसाइट्स की क्या खासियत होती है, ये सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका होती है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका होती है। और एक इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, गलत मत कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, HIV एड्स। जब HIV एड्स से कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो उस वक्त होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो लिम्फोसाइट्स की कम हो जाती है। किसकी कम होती है, लिम्फोसाइट्स की, मोनोसाइट्स नहीं, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स क्या है, एक श्वेत रुधिर या रक्त कणिका होती है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिका होती है। अगर इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है तो शरीर जो होता है ना, वो बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर अपने आप को फिर से रिकवर नहीं कर पाता और शरीर जो होता है वो दिन ब दिन क्या होता है, ढलने लगता है। अगर आपको जुकाम हो गया है तो वो जुकाम कई समय तक सही नहीं होगा। अगर आपको बुखार हो गया है तो बुखार की कंडीशन भी आपकी जल्दी सही नहीं होगी। ये आपका क्या होता है, एड्स बीमारी होने पर होता है। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम होने लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो देखिए प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई भी रंग नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो देखिए RBCs की तरह इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, मात्र DNA भरा रहता है। तो देखिए प्लेटलेट्स किसका बना होता है, केवल DNA का बना होता है। इसका औसत जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। औसत जीवन काल कितना होता है, 8 से 12 दिन का होता है। अगर हम बात करें स्वस्थ मनुष्य की, तो स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। तो देखिए ये जो संख्या होती है ना, ये हर किताब में आपको अलग अलग दी रहेगी। तो मैंने जो यहाँ से लिखा है बहुत बढ़िया तरीके से देखा है, कई सारी किताबों में देखा तो वहाँ पर 1.5 लाख से 4 लाख तक के यहाँ पर दिखाई दिया, तो मुझे ये वाला बढ़िया लगा। और एग्जाम में भी अगर आपसे पूछेगा तो यही वाला पूछेगा, 1.5 लाख से 4 लाख तक के मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या हो सकती है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो ज़्यादातर क्या होता है ना, जब आपने सुना होगा डेंगू किसी को हो जाता है, ठीक है, डेंगू हो गया या चिकनगुनिया हो गया, तो इन दोनों बीमारियों में क्या होता है ना, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ घटना शुरू कर जाती हैं। क्या होती हैं, बहुत तेज़ी के साथ घटना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण इंसान की मृत्यु तक की हो सकती है। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या करते हैं ना, एस्प्रीन नामक एक टैबलेट लिख के देते हैं। ठीक है, दवा का नाम है एस्प्रीन। ठीक है, अब एस्प्रीन क्या करती है, एस्प्रीन नामक जो दवा होती है वो रक्त को पतला कर देती है। क्या करती है, रक्त को पतला कर देती है, जिसके कारण जो हमारी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, कौन सी कोशिकाएं हो गई आपकी, ये सॉरी कोशिकाएं कह रहे हैं, प्लेटलेट्स, जो हमारी प्लेटलेट्स है इनकी संख्या बढ़ाने में मदद करती है। तो याद रखिएगा डेंगू और चिकनगुनिया के समय में शरीर में से जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत तेजी के साथ घटने का काम करती हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसका, प्लेटलेट्स का। देखिए अभी तक के मैंने आपको जो भी बताया, ठीक है, ज़्यादातर इनका निर्माण कहाँ पर हो रहा है, अस्थि मज्जा में हो रहा है। इनका निर्माण भी कहाँ हो रहा है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में हो रहा है। और मृत्यु जो होती है प्लेटलेट्स की वो प्लीहा में होती है, स्प्लीन में। जबकि अगर हम बात कर रहे थे वाइट ब्लड कार्पल्स की, तो वो देखिए उनका जो जन्म हो रहा था वो अस्थि मज्जा में हो रहा था और प्लीहा में हो रहा था, दोनों जगह से वो पैदा हो रही थी। जबकि हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो इनका जन्म अस्थि मज्जा से होता है और इनकी मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और आज हमारा ये जो वीडियो होता है यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत करता हूँ मैं वीडियो बनाने में। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। और बस इतना ही, ठीक है। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।